थैंक यू बेटा। आपके 3 सवाल हैं कि 5 साल में हमने जो किया उसका असर क्या हुआ। दूसरा, संविधान को कैसे बचा सकते हैं। तीसरा, 2024 में क्या करना चाहिए। जो 5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का परिणाम यह है कि आज की तारीख में इस देश में पूरा मुस्लिम समाज, दलित समाज, सिख समाज और इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा न केवल हमें जानता है बल्कि हमारी बात पर विश्वास भी करता है कि अगर कहीं से कोई बात ये कह रहे हैं तो उसका कोई अर्थ है। हां, इसका असर आपको उस रूप में नहीं दिखेगा कि हम सरकार को उखाड़ के फेंक पाएंगे, लेकिन इस बात में आपको इसका असर दिखेगा कि कृषि कानून सरकार लेकर आई लेकिन वापस लिए। मैंने 8 महीने पहले यह घोषणा करी थी मार्च में, जिस समय सरकार ने वापस लिया मोदी ने, उससे 8 महीने पहले मार्च में रुद्रपुर में एक मीटिंग हुई किसानों की बहुत बड़ी, और मैंने उसमें यह कहा कि सरकार की औकात नहीं है, यही शब्द है, सरकार की औकात नहीं है कि यह कानून वापस न ले, सरकार को लेने ही पड़ेंगे। 8 महीने पहले कहा था, सरकार ने वापस लिए। सीए एनआरसी के विषय में कहा कि सरकार के, इन्हीं शब्दों में, सरकार के गुर्दे में दम नहीं है इस कानून को लागू कर सके, हिम्मत है तो लागू करके दिखाए। लागू नहीं हुए। हां, सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर देते अगर समाज साथ देता तो। एक व्यक्ति का काम नहीं है। हम ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 30 मई 2019 को सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ हमने आंदोलन शुरू किया जंतर मंतर पर। उधर मोदी शपथ ले रहा था दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की, और हम जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद हमने जंतर मंतर पर 4 और आंदोलन किए, 5 आंदोलन किए, लोगों को ईवीएम के विषय में बताया, बाकायदा प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, वीवीपैट में कैसे गड़बड़ी होती है। और ईवीएम नहीं हटेगी तो सरकार को आप नहीं हटा सकते। आज फिर कह रहा हूं आप सबके सामने, आप सब लोग सुन लें, विपक्ष पूरा इकट्ठा हो रहा है। विपक्ष के 27 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इतनी ही और इकट्ठी हो जाएं, इनमें और 0 लगा दो, 27 की जगह 270 हो जाएं, 2700 हो जाएं, 27,000 हो जाएं। अगर ईवीएम नहीं हटेगी, मोदी को किसी हालत में 2024 में आप नहीं हटा सकते हो। लिख लेना बात मेरी। मोदी के पास आज की तारीख में वोट नहीं है, उसके पास पैसा है और पैसे से खरीदे हुए लोग हैं जो टर मचाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मीडिया पूरा उसने खरीद लिया सिर्फ पैसे की बदौलत। आज की तारीख में 90% लोग इस देश के उसके विरोध में हैं। हिम्मत नहीं है बोलने की, बोलते नहीं है, और उसे मालूम है कि मेरे पास कुछ वोट नहीं है। मैं अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराऊंगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 40 सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी, मोदी जीत नहीं पाएगा, चाहे कितनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लाएंगे, 400 के पार जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ईवीएम है। आप वोट किसी को दो, आपकी वोट वो लूट के ले जाता मशीन में चुपचाप। इसको ऐसे भी समझे मेरी बात में कितनी सच्चाई है। अभी करीब 2 से 3 महीने पहले एक लेटर जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, वो लेटर कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और उसमें कहा कि जो वीवीपैट मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, 37% वीवीपैट मशीनें खराब हैं, और 37% को जितनी वीवीपैट मशीनें उसमें कन्वर्ट करते हैं तो 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें खराब हैं। यानी जो चुनाव हुआ है, उन चुनावों में 6.5 लाख बूथ पर खराब वीवीपैट मशीन इस्तेमाल हुई है। उसका लाभ किसको मिला? बीजेपी को ना। इसलिए जब हम आंदोलन करते हैं, ईवीएम का आंदोलन करते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं, आओ हमारा साथ दो, बिटिया कोई आता नहीं है, हम चंद लोग वहां पर रह जाते हैं। तो अपने दम पर
अपने ज्ञान के दम पर, अपनी वकालत और संविधान से जो सीखा है उसके दम पर सरकार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाते हैं कानूनी और संवैधानिक रूप से। लेकिन बदलने के लिए जिस संख्या की जरूरत है वो घरों में बैठी रहे तो मैं क्या करूंगा? बताओ मुझे। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, कितने लोग कह रहे हैं कि इनको सुनते हैं हम इनके फैन हैं। क्या करूंगा इस फैनशिप का? जब मैं आपको बुलाता हूं मेरा साथ नहीं देते हो, क्या करूंगा मैं इसका? ये लड़ाई सड़क की लड़ाई है, और सड़क की लड़ाई सिरों की गिनती से होती है, हाथों की गिनती से होती है, लड़ी और जीती जाती है। वहां तो आना पड़ेगा, वहां तो अपने काम छोड़ के आना पड़ेगा। मैं भी तो अपना काम छोड़ता हूं, मेरे भी तो बच्चे हैं, उनका समय में जो उन्हें देना चाहिए उनका समय काट के मैं समाज को देता हूं। देता नहीं देता? तो वहां जब जरूरत है आप साथ नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं एक काम जरूर कर सकता हूं, और जो मैं लगातार कर रहा हूं, तुम आओ या ना आओ, तुम घरों में बैठे रहो, पर मैं तुम्हें जगाने की कोशिश करता रहूंगा। सरकार की सच्चाई, उसका कमीनापन और आपका हक अधिकार क्या है उसको तुम्हें बताता जरूर रहूंगा। आप आओ या मत आओ, ये काम मैं कर रहा हूं। और इसीलिए सरकार, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत लोग, मुझे कितने ही लोगों की धमकी आई मारने की, इसकी जन क्या क्या रिवॉल्वर दिखा के ये करके। मरना तो एक दिन है ही, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा क्या? लेकिन मैं एक चीज को मानता हूं, जिस दिन मेरी मौत आएगी मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, और जब तक मौत मेरी नहीं आई कोई मार भी नहीं पाएगा। तो जब तक जिंदा हूं तब तक तो लड़ूंगा, जितने संसाधन है, जैसी स्थिति है उसमें तो लड़ूंगा, ये तो मेरा हक है ही ना। हाँ, जिस दिन आप समझ जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं, जिस दिन मेरा समाज समझ गया और मेरे साथ खड़ा हो गया, मोदी जैसे 1000 भी आ जाए देश को छोड़ के भाग जाएंगे, भगा दूंगा यहां से। इतनी ताकत रखता हूं। साथ आप आओ ना, आप नहीं साथ देते, क्या करूंगा? आपके सवाल का एक का तो ये जवाब। दूसरा, संविधान की रक्षा जो हम कर सकते हैं उसके लिए, जैसे ये कैडर है, ये कैडर हमको लगातार करना पड़ेगा। आज यहां है भरतपुर में, आगे आप अलवर में करो, आगे आप मथुरा में करो, उसके बाद डीग में करो, फिर आप धौलपुर में करो, जगह जगह अलग अलग। और जो लोग आज यहां हैं उनसे अलग हटके लोग वहां आने चाहिए, ताकि अलग अलग ये जिम्मेदारी फैले। आप जितना समझा सकते हो आप समझाओ, जहां नहीं समझा सकते मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा, मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2400 घंटे समाज के लिए है। अगर पूरी जिंदगी इसी में लग जाए लोगों को कैडर देने में तो कोई चिंता की बात नहीं है। समाज समझ जाए, मेरे लिए इससे बड़ी जीत कोई नहीं। इसके लिए आना पड़ेगा सड़क पर, और संविधान के विरोध में, संविधान को खत्म करने के लिए कहीं से भी आवाज उठती है, पूरा समाज मिलकर शोर मचाओ। आपने कभी देखा कि कोई पक्षी मर जाता तो सारे पक्षी आके कैसे काएं 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 करने लगते? देखा आपने? ऐसी करो, क्या दिक्कत है? रो, खूब चिल्लाओ, हल्ला मचाओ, जो जो समस्या है समझने दो, लेकिन ये आवाज जिन कानों तक पहुंची ना, उन कानों तक पहुंचती है। मैं जानता हूं मोदी मुझे मेरे नाम से जानता है, पर मोदी की औकात नहीं है कि मेरे सामने आंख में आंख मिला के कुछ भी कह सके, बोल सके, मेरी बात का जवाब दे सके और मेरा कुछ भी बिगाड़ सके। औकात नहीं है उसकी। आप सब करो, आप महिलाएं हैं, करो, आप टीम बनाओ। बहुत विरोध होगा आपका, अब लड़की है इसलिए ज्यादा होगा, लेकिन मुझे विश्वास है अगर आप में अपने में आत्मविश्वास है और आप चीजों को समझते हो, नहीं समझते तो जिन जो जानते हो उनसे पूछो। आप अगर आप कदम बढ़ाओगे, एक ना एक दिन देखो लोग आपके साथ में आ जाएंगे, आपकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। आज की तारीख में बेशक मेरे साथ लोग नहीं आते हैं, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पूरी दुनिया में मुझे सुना जाता है, पूरी दुनिया में मेरे नाम से लोग मुझे जानते हैं। इस बात का असर है। मुझे आरएसएस के लोग बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से। मैं सामने जाता हूं, मैं क्या, आप देख रहे हो क्या सिक्योरिटी, कुछ नहीं भाई मेरा साथ में, कभी ये भी नहीं होता अकेला ही जाता हूं, कोई भी चाहे तो मार सकता है, लेकिन अभी तक तो किसी को छूने की हिम्मत है नहीं। अच्छा, मरूंगा तो मर ही जाऊंगा। तो संविधान को बचाने की लड़ाई, और संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सबके अधिकार उसी संविधान से हैं। जिस दिन संविधान खत्म,
आप बिल्कुल अंधकार में चले जाओगे, आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये मान के चलना, आप जितने अपने परिवार की रक्षा करते हो, अपने बच्चों की रक्षा करते हो, उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारी है कि तुम इस संविधान की रक्षा करो। और इसकी रक्षा तुम जब ही कर पाओगे जब इसको समझ पाओगे। और समझने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51A तक, बस इतना ही पढ़ना है। अनुच्छेद 12 तक आपके पास जो आपके अधिकार हैं वो नागरिकता के अधिकार, उसके बाद में आपके 13 से लेके आपके 35 तक जो आपके मूल अधिकार हैं वो हैं, और 36 से लेके 51 तक जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, वो है जो सरकार को काम करना है, देश कैसा होना चाहिए वो है। ये तो पढ़ो, अपने अधिकार जानो, सरकार की जिम्मेदारी जानो, ये तो जानना ही चाहिए ना। इसको पढ़ो। मैं नहीं जानता हूं कितना कर पाऊंगा, प्रयास कर रहा हूं, समय क्योंकि बहुत नहीं मिल पाता, बहुत भागदौड़ है, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम ये चीजें बहुत सामान्य भाषा में हर व्यक्ति तक पहुंचा पाऊं, ये मेरा प्रयास है। जिस दिन सफल हो जाएगा उस दिन अच्छा है। तो आपको जानकारी मिल जाए, अपने अधिकार, सरकार की जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य। तो जो आपके कर्तव्य हैं 51A में, अनुच्छेद 51A 51A, उसमें जो कर्तव्य हैं नागरिकों के कर्तव्य हैं। और ध्यान रखना, सरकार में जितने भी लोग हैं वो भी नागरिक ही हैं, तो कर्तव्य उनके भी हैं, केवल आपके नहीं हैं। सरकार थोपती है कि आपके कर्तव्य हैं, नागरिक तो वो भी हैं। अगर नागरिक नहीं होते तो कैसे इलेक्शन लड़ते, कैसे मंत्री बनते? उनके भी अधिकार है। तो ये कोशिश है, इसको जाने और जान के अपने इन अधिकारों को बचाने के लिए सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए इकट्ठे हो, और इकट्ठे होकर जब आवाज दी जाए सड़क पर उतरो। बिना सड़क पर उतरे कुछ होगा नहीं। ये लड़ाई घर से बाहर की है, सड़क की है, तो सड़क की लड़ाई कमरों में बैठकर नहीं लड़ी जा सकती, बाहर लड़ी जाएगी, तब संविधान बचेगा। नंबर 2, आपका जवाब मिल गया। नंबर 3, 2024 में हमें क्या करना चाहिए? 2024 में ये तो पक्का है कि मोदी सरकार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए ही हमें वोट डालनी है। अब सवाल यह है कि हम वोट किसको डालें? विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, अभी से नजर आ रहा है कि भाई हमें वोट इसी को देनी होगी। विपक्ष का जो भी कैंडिडेट हो, हमें बाकी सारी चीजों को भूलकर विपक्ष को ही वोट देनी पड़ेगी। अगर हमें मोदी को हराना है, मोदी सत्ता को बाहर करना है, बीजेपी को बाहर करना है। हो सकता है उसमें ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग ना हो जिन्हें हम अपना मानते रहे हैं, हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि हमें उनको बाहर करना है, हमें उनको वोट देना है जो उनको बाहर करने की स्थिति में हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, विपक्ष की अभी समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम है कारण क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन विपक्ष की एक भी पार्टी, एक भी व्यक्ति ईवीएम को हटाने के लिए बोल नहीं रही, शब्द उसके मुंह से निकलता नहीं, आवाज नहीं उठा रही। और जब तक आप ईवीएम को हटाने के लिए जन आंदोलन में, जन आंदोलन की बात कर रहा हूं, एक आध जगह की बात नहीं, पूरे देश में आंदोलन हो और हर जगह आंदोलन हो और एक ही हो कि ईवीएम को खत्म करो, ईवीएम को खत्म करो। जब तक पूरे देश में जन आंदोलन नहीं होगा और विपक्ष जन आंदोलन का रूप खड़ा नहीं करेगा और ईवीएम नहीं हटेगी, मैं लिख के देता हूं बीजेपी को, और इससे भी आगे बीजेपी अब कुछ रही नहीं, मोदी को आप सत्ता से बाहर नहीं कर सकते। और अगर 2024 में मोदी जीत के आ गया, 1 साल नहीं लगेगी, इस 1 साल में वो जो करना चाहते हैं, जिसके लिए अब तक वो काम करते आए हैं 9.5 साल में जो किया है, उसको 1 साल में वो करेंगे और उसके बाद देश का संविधान खत्म होगा, आपके सारे अधिकार खत्म होंगे, हिंदू राष्ट्र
राष्ट्र की स्थापना होगी, मनुस्मृति पर आधारित संविधान वो लागू होगा और देश का लोकतंत्र खत्म होकर राजतंत्र स्थापित होगा। इसका संकेत आप इसी से देख सकते हैं कि जो नई संसद बनी है, उस नई संसद में जो चिन्ह मोदी ने गाड़ा है, संगोल जिसको बोलते हैं, वो राजतंत्र का परिचायक है, राजतंत्र का, लोकतंत्र का नहीं, राजतंत्र का। और राजतंत्र होगा तो मोदी अपने आप को राजा डिक्लेयर करेगा और उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। इस देश में चुनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आप जिनको विधायक और जन क्या क्या चुनते हो, उनके सबके कुर्ते पजामे जो है ना कड़क वाले, सब खुट्टी पर टंग जाएंगे। और क्या होगा और बता रहा हूं, जब राजतंत्र स्थापित होगा तो राजतंत्र में राज थानों से चलता है, डंडे से चलता है, पुलिस के माध्यम से चलता है, तो वहां अदालतों की जरूरत नहीं है। तो जो आज अदालतों में जज बने बैठे हैं ना, इन सब की कुर्सियां जाएंगी। जो वकील अपने आप को बड़े वो अकड़ में रहते हैं ना, हम वकील हैं, इन वकीलों के कोट खुंटी पर टंग जाएंगे, घून लग जाएंगे इतने। यही होगा, मैं वो भविष्य बता रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो यही होगा। ये सब चीज ना हो, इस सब को रोकने के लिए बेहतर है अभी खड़े हो जाओ, बेहतर है कि अभी लड़ो। अगर आप नहीं लड़े तो ये होगा, और लड़ना तुम्हें एक दिन पड़ेगा ही, चाहे अब लड़ो, 2 साल बाद लड़ो, 10 साल बाद लड़ो, 50 साल बाद लड़ो, लेकिन वो लड़ाई जो होगी वो खूनी लड़ाई होगी, खूनी संघर्ष होगा। अब अगर लड़ोगे तो ये खून खराबा नहीं होगा, बच जाएगा। मेरा काम समझाने का है, रास्ता दिखाने का है, और उस रास्ते पर आपके साथ, आपसे पहले आगे चलने का है। गोली लगेगी पहले तो मैं खाऊंगा, देखता हूं कितनी गोली चलती है। लट बजेंगे तो मैं खाऊंगा, मेरे बाद में आप पे लट पड़ेगा। और कहने के लिए नहीं, मेरा इतिहास भी आप जान के, अपने आप जान के कोशिश करें जानने की, वो सब चीजें आपको पता लग जाएंगी। लेकिन जन आंदोलन से ही होगा, बिना उसके नहीं होगा। और एक कहानी आपके सवाल के जवाब में आप सबको सुनाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझेंगे। मैं उन्हीं शब्दों को रखता हूं, इसको मानना नहीं कि भाई ये शब्द कैसे हैं, किसी के विरोध में है या क्या है। मैंने जो सुने हैं, मैं उन्हीं शब्दों को ज्यों का त्यों आपके सामने रख रहा हूं। कहानी यह है कि किसी शहर में एक बड़ा पुराना और बहुत बड़ा चर्च था। आप इस चर्च को एक मान सकते हैं कि किसी कोई संस्था थी, उस संस्था की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, ऐसा मान सकते हैं। पर मैं उसको उन्हीं शब्दों में कह रहा हूं, बहुत बड़ा चर्च था, पुराना था, जर्जर हो गया। उसकी दीवारें जो हैं, उन पे जो लगा प्लास्टर था वो झड़ गया। जो छत थी वो भी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और हो ऐसा गया कि उसमें कोई जाता नहीं था, क्योंकि पता नहीं कब गिर पड़े, क्या हो जाए, रात आदमी की मौत हो जाए। इवन उसके आसपास से, यहां तक भी था कि उसके आसपास से भी कोई गुजरता नहीं था, कहीं पता नहीं कौन सी दीवार गिर जाए और किसी को चोट लग जाए। ये हालत उस चर्च की थी। तो जो वहां की कमेटी थी उस चर्च की, उस कमेटी ने मीटिंग की, वो कमेटी बैठी और उस कमेटी ने बैठ के उस पर चर्चा करी, भाई ये चर्च जो है बहुत बुरी स्थिति में, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, इसके विषय में कुछ किया जाए। बात तो सही है। तो उन्होंने 4 प्रस्ताव, ध्यान से सुनना, 4 प्रस्ताव पास किए। भाई ये एक प्रस्ताव था, ये चर्च पुराना हो चुका है, बहुत बुरी हालत में है, इस चर्च की जगह पर नया चर्च बनना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि ये पुराना हो गया है तो नया चर्च बनाना ही पड़ेगा। तीसरा ये कहा कि जो नया चर्च बनाएंगे वो इसी पुराने चर्च का जो सामान है, ईंट है, बल्ली है, उन्हीं से बनाना है। ठीक है सर, उन्हीं से ये बनाना है। और चौथा प्रस्ताव यह हुआ कि इस चर्च को जब तक नया बने
गिराना नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पुराना हो चुका है, नया बनाना है। इस पुराने के ही सामान से नया बनाना है, लेकिन नया बनने तक इस पुराने को नहीं गिराना है। है ना मजेदार बात? अगर आपको नया बनाना है तो इसको तो गिराना पड़ेगा ना। जब तक इसे गिराओगे नहीं तब तक नया कैसे बनेगा? तो इसे गिराना पड़ेगा, अपने हाथों से गिराना पड़ेगा और नया अपने हाथों से बनाना पड़ेगा, तभी तो सारी चीजें ठीक होंगी। अब मैं तुमसे बताता हूं, तुमसे समझाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तुम भी अपने अंदर झांक के देखो, कुछ पुराना है क्या? और जो पुराना है वो जर्जर हो चुका है क्या? नए की जरूरत है क्या? नए की जरूरत है तो नया बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर पुराना किसी काम का है, सारी व्यवस्था पहली तरह चल रही है, उस मत गिराओ। और अगर उससे नहीं चल रही है तो भैया पुराना तो गिराना पड़ेगा, तभी नया बनेगा, नया बनाना पड़ेगा। हमारा संघर्ष बहुत बड़ा है। हमें सच्चाई को उसकी आंखों में आंख डाल के देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा और उसी के साथ काम करना पड़ेगा। और सच्चाई के फैसले बड़े कठोर होते हैं, दिल को, मन को अंदर तक झकझोर देते हैं, आसान नहीं होते हैं वो।